ओके क्लास, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 23 एंड इट इज़ ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का जो, या सेमीकंडक्टर लैटिसेस के बारे में जो हम जितनी भी हमने पढ़ी है कंडेंस मैटर में अबाउट सेमीकंडक्टर्स, उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है इन सेमीकंडक्टर्स। जब वर्ड साइक्लोट्रॉन का आता है ना, तो उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। जब ये दोनों आती हैं तो जो कैरियर्स होते हैं वो अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, बल्कि एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू हो जाते हैं। और जब सर्कल में मूव करने लग जाते हैं तो उनके सारे जो पैरामीटर जो पहले लीनियर फॉर्म में कैलकुलेट हो ही जा रहे थे, वो भी एंगुलर में बन जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हम इसको एक और चीज़ भी कह सकते हैं विच इज़ डायामैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इसका मकसद क्या होता है? ये हमारे पास एक तरह से टूल है। जब भी हमने इफेक्टिव मास फाइंड आउट करना हो या कोई भी पैरामीटर, अभी हम स्पेसिफिकली इफेक्टिव मास कैलकुलेट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन या होल या जो भी कैरियर हम कंसिडर करना है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ही होते हैं। उनका इफेक्टिव मास कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की हेल्प लेंगे। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और उसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो एक सर्कल में मूव करना शुरू हो जाता है, जिसको आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा होगा कि वो एक हेलिकल पाथ बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका अंदर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, जो कि एक ट्रांसलेट करवाता है, एक रोटेट करवाता है। ट्रांसलेट रोटेट जिसकी वजह से जिसका एक हेलिकल पाथ जैसा मोशन बनती है। तो हमने इसी तरीके से जब दो फील्ड्स आ जाएंगी तो डेफिनेटली उसका जो मैस होगा वो सिंपल मैस नहीं रहेगा, बल्कि अफेक्टिव मैस हो जाएगा। और वहाँ से जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, जो कि आप ऑलरेडी बहुत दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? EH m⁻c। यहाँ पे H जो है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, जो M स्टैटिक है उसका इफेक्टिव मैस से रिप्रेजेंट करेंगे। C इज़ बेसिकली द स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, और बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ ए लाइट पार्टिकल, तो इसलिए हम उसको स्पीड ऑफ लाइट की तरह कंसिडर कर रहे होते हैं। और व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज़ प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल, द इफेक्टिव मास जो है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? M* इज इक्वल्स टू H कट स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर E ओवर पार्शियल K स्क्वायर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव मास का फार्मूला है, जिसमें हम कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमारे पास मैच कर जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कैरियर्स की, और इस वजह से हम उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करते हैं। ठीक है, यानी किस किस की फ्रीक्वेंसी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, और साथ रोटेशन, जिस रोटेशन से वो मूव, जिस फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहे हैं, ये दोनों जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर तो कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइक दिस इज़, दो मैं एनर्जी गैप्स बनाऊं, एक मेरे पास है ये E एनर्जी गैप, और दिस इज़ एनर्जी गैप E, दिस इज़ एनर्जी गैप। बेसिकली ये नहीं है, सॉरी, ये इधर से यूँ मूव करेगा, तो ये हो गया एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप हो गया। और इसके बाद आपने मेजर करना है वेव वेक्टर द बैंड H, दैन द एनर्जी विल बी, जो एनर्जी होगी इस बैंड्स के लिए वो क्या होती है मेरे पास? E इज़ इक्वल्स टू H कट स्क्वायर K स्क्वायर ओवर 2m। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो मास है वो कौन से वाला है? इफेक्टिव मास है। ठीक है, दिस इज 2m स्क्वायर। तो जो के है मेरे पास वेव वेक्टर होता है, और अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है? E इज़ इक्वल्स टू H कट स्क्वायर ओवर 2m E स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये क्या है? तीनों डायमेंशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहे होते हैं विद सर्टन कंडक्शन इन सर्टन
बैंड्स लाइक कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में, तो जो उनकी मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होती है, वाई के लॉन्ग भी होती है और जी के लॉन्ग भी होती है। तो हम उस केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के या जो हमने अभी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है उसके अगर जो पैरेलल होंगे उसको हम ट्रांसवर्स मास कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, और जो पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे बेसिकली, जो हमारे पास परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे कैरियर्स, उनका जो मास होगा वो कहलाएगा ट्रांसवर्स मास पैरामीटर। और जो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरे पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मास पैरामीटर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। जो एम टी है, तो एनर्जी जो मेरे पास बनाई लिखी जाएगी वो हो जाएगी एच कर स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर ओवर 2m टी स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास अफेक्टिव मास था, जो एम ई पहले मैं लिख रही थी, यहाँ मुझे स्टार भी लिखना चाहिए था, वो अब मेरे पास दो मैसेज में कन्वर्ट हो गया, एक ट्रांसवर्स मैस में और एक लॉन्गिट्यूडनल मैस में। ये डिपेंड कर रहा है उनकी मोशन पे। तो और ये मेरे पास हो जाएगा के जी स्क्वायर 2m l स्क्वायर। अब ये जो बनाने का मकसद था, इसमें क्या मकसद है मेरे पास कि जो ट्रांसफर्स होगा वो ट्रांसफर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, और जो एम एल स्क्वायर है वो क्या है हमारे पास अलॉन्ग जी एक्सिस। यानी ट्रांसफर्स के जो मोशन है, ट्रांसफर्स में जो डायरेक्शन है वो एक्स और वाई में है, और जो लॉन्गिट्यूडनल में है वो अलॉन्ग जी एक्सिस में। ठीक है, तो ये दोनों आपस में वैसे तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ये हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर्टिकुलरली हम शो कर रहे हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट द मोशन इन द क्रिस्टल, जो भी हमारे पास कंडक्ट बैंड्स हैं उनके अंदर। तो मोमेंटम को हम बताएंगे P इज़ इक्वल्स टू एच कट के एंड P इज़ इक्वल्स टू एम वी, और दोनों हमारे पास सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी इज़ इक्वल्स टू एच कट के। तो इसको मैं फर्दर लिखना चाहूँ एम टी ट्रांसफर्स के लिए, तो एम टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम टी वी एक्स इज़ इक्वल्स टू एच कट के एक्स, एम टी वी वाई इज़ इक्वल्स टू एच कट के वाई, एंड एम एल वी जी इज़ इक्वल्स टू एच कट के जी। और इससे आगे मैं क्या बना सकती हूँ, वी एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ वेलोसिटी की, तो वो मेरे पास बन जाएगी एच कट ओवर एम टी के एक्स, और वी वाई मेरे पास हो जाएगी एच कट ओवर एम टी के वाई, एंड वी जी हो जाएगी इक्वल्स टू एच कट ओवर एम एल के जी। ठीक है, वैसे मैंने छोटा छोटा लिखा है लेकिन आप लोगों को समझ आ गई होगी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। मैंने इससे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्यों वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट किया है, क्योंकि अभी आपको पता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात कर रही हूँ। जब दोनों फील्ड्स आ जाएंगी तो ऑब्वियसली फोर्सेस भी आएंगी, तो फोर्सेस में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स में वेलोसिटी जो है बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, तो उसको हम आगे यूज़ करेंगे। Suppose electron is moving in magnetic field which is along x-axis, then मैं लिख सकती हूँ h cut d k by dt is equals to minus e by c v cross h। ठीक है, and this is equation number 4। तो let magnetic field H lies along the equation of spheroid और along x-axis। ठीक है, मतलब स्फेयर जो मैंने आपको बना के दिखाए थे ना उसी तरह के, तो हम along the H कह रहे हैं कि जो भी मोशन हो रही है उसमें हमारे पास दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ along x-axis, तो उसको हम लिखना चाहेंगे V क्रॉस H। ये H में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, B से नहीं मैं कर रही। तो ये मेरे पास हो जाएगा I J K वी एक्स वी वाई वी जी और साथ एच एक्स 0 0। तो इसको वैसे एक्स ना लिखें क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है लॉन्ग एक्स है, मैंने अभी यहाँ पे आपको मेंशन भी किया। तो ये जो फॉर्म बनेगी सब सॉल्व करने के बाद ये बनेगी एच वी जी जे माइनस एच वी वाई के। ठीक है,
तो ये मेरे पास पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। अब जो इक्वेशन 4 थी हमारे पास वो कौन सी वाली इक्वेशन थी? दिस इज़ जब मैंने इसमें पुट की है ये जो ऊपर, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो मेरे पास बनेगा पुट दिस इन इक्वेशन 4, ये v क्रॉस h की ये वैल्यू इधर पुट हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा h कट डी के ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय सी एच वी जी जे माइनस एच वी वाई के और एच कट डी बाय डी टी के की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ विच इज़ के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जी के एंड इक्वल्स टू माइनस ई बाय सी एच वी जी जे माइनस एच वी वाई के। ठीक है, और कंपेयर कर लें दोनों साइड्स पे आई और जे को, तो वैल्यूज़ क्या बनती जाएंगी? एच कट डी के एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे ही है ना, एक्स यहाँ पे आई कोई भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं एच कट डी के वाई बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू माइनस ई बाय सी एच वी जी। This is equation number 5. This is equation number 4. Then h cut dkz by dt is equals to minus e by c minus h vy is equals to e by c h vy। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इन सारी इक्वेशन में वी जी की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से 5 में। इक्वेशन नंबर 2 में हम वाई की भी और इसी तरीके से वी वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 और 6 दोनों में। किस तरीके से ये मैं आपको बताती जाती हूँ। ये आपको मतलब 4 5 इक्वेशन 4 5 एंड 6। तो हमने अब इक्वेशन नंबर 3 जो थी मेरे पास, अब 3 इक्वेशन कौन सी वाली थी? ये जो मैंने यहाँ पे 1 2 3, ये जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये बनाई है वी एक्स वी वाई वी जी वाली। ठीक है, इन सारी इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ इनकी सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो फॉर्म मेरे पास बनने वाली है वो क्या हो जाएगी? दिस इज़ लाइक एच कट टी के वाई बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू माइनस ई बाय सी एच कट ओवर m2 kz। तो सॉल्व करें तो एच कट उधर कैंसिल हो जाएगा, के वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय सी यानी ई एच बाय सी एम एल। दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ एल लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में जो इफेक्टिव मास है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है, किसके? जी की डायरेक्शन में था ना, के जी। और दिस इज इक्वेशन नंबर 7। देन एच कट डी के जी बाय डी टी इज इक्वल्स टू ई बाय सी एच कट ओवर एम टी के वाई डी के जी बाय डी टी इज इक्वल्स टू ई एच ओवर ई एच कट से फिर कैंसिल हो गया, ई एच ओवर सी एम टी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो अब टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ इक्वेशन नंबर 7 और फिर उसके बाद 8 की लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे 7 की तो होगा डी स्क्वायर के वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ई एच ओवर सी एम एल स्क्वायर। देयर वाज नो स्क्वायर ऑन एम एल। डी के सी बाय डी टी डेरिवेटिव ले लिया और यूजिंग इक्वेशन 8, ये वाली इक्वेशन 8 को हम यूज़ करेंगे इन अबव। किस तरीके से कि यहाँ पे डी के जी बाई डी टी इसके इक्वल है, तो इसको मैं इसमें अंदर पुट कर दूँगी। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर के वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई एच ओवर सी
एम एल और ई एच ओवर सी एम टी के वाई, और यहाँ से ओमेगा सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई एच ओवर एम स्टार सी के, एंड ओमेगा एल है वो किसके इक्वल है, ई एच एम एल के सी के, और जो ओमेगा टी है वो किसके इक्वल है, ई एच ओवर एम टी सी। ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, इसको इसको और इसको किसके अंदर, इन्हीं इक्वेशंस के अंदर। ये देखें ये बन रही हैं सारी की सारी। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर के वाई बाई डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एल ओमेगा टी के वाई। ठीक है, और जब ये इधर आ जाएगा तो मैं इधर ही कर दूँ अगर, तो ये प्लस हो के इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो टर्म है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट ही हैं एक तरह से, तो इसको नाम एक और कांस्टेंट कर देते, ओमेगा नॉट ओमेगा एल ओमेगा टी, यानी ओमेगा एल ओमेगा टी ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये सॉरी मुझे ये वाली, तो ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और ये वैल्यूज़ जो तीनों वैल्यूज़ हैं इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, तो ये बन गई ओमेगा एल ओमेगा टी के साथ, और इसको मैंने फर्दर ओमेगा नॉट के को लेके एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू डी स्क्वायर के वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर के वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ ओमेगा नॉट क्या है, इज़ द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की तब बात, ये हमने पर्टिकुलरली तब बात की है जब मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जी एक्सिस है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है सेकंड, ये जो इसकी वेव इक्वेशन बन रही है इलेक्ट्रॉन या कैरियर्स की, तो वो किस फॉर्म में बनेगी। फिर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या इनके सॉल्यूशंस को यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी।